हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। क्या आपको स्क्रीन विजिबल हो रहा है? हेलो, साउंड आ रहा है आपको? इस स्क्रीन आपको विजिबल हो रहा है? छोटा स्क्रीन दिखाई दे रहा है? हेलो, हाँ सर, पिन कर दीजिए। अभी आपको सिंगल स्क्रीन शो हो रहा है क्या? हेलो, सिंगल अभी नहीं आ रहा है? अच्छा, आएगा तो बताएंगे आप लोग। आवाज़ नहीं, एक मिनट। हाँ, अभी आवाज़ आ रहा है आपको? अच्छा, अभी आपको सिंगल स्क्रीन शो हो रही है क्या? अच्छा, बताएंगे। सिंगल स्क्रीन शो होता है तो बताएंगे आप। सिंगल स्क्रीन शो हुआ आपको? ओके, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो कल हमने पढ़ा था ग्रेविटेशन, और हमने ग्रेविटेशन लॉ ऑफ फोर्स पढ़ा था, है ना? तो हमने कल पढ़ा था ग्रेविटेशनल लॉ ऑफ फोर्स F इक्वल टू होता है G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। हमने पढ़ा था कि जब भी दो पार्टिकल जिनके पास खुद का एक अपना मास हो और उनके बीच में एक r डिस्टेंस हो, तो वो दोनों एक दूसरे पे अट्रैक्टिव फोर्स लगाते हैं, और इस अट्रैक्टिव फोर्स की वैल्यू होती है G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। इसे हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वीय बल। आज हम देखेंगे एनर्जी कंजर्वेशन रूल। एनर्जी कंजर्वेशन रूल। तो ये जो एनर्जी कंजर्वेशन रूल है, ये बताता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। मतलब आप एनर्जी को ना ही प्रोड्यूस कर सकते हो, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हो। आप केवल एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, आपने सुना होगा कि बांधों से इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है। तो बांधों में क्या होता है? बांधों में होते हैं पानी। पानी के पास कौन सी एनर्जी होती है? पानी के पास होती है पोटेंशियल एनर्जी। और ये वही पानी जब गिरता है तो उसके पास आती है काइनेटिक एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी मिलकर बनते हैं मैकेनिकल एनर्जी।
तो ये मैकेनिकल एनर्जी हम विद द हेल्प ऑफ टरबाइन हम इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो एनर्जी को आप क्रिएट नहीं कर सकते, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, केवल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये जो लॉ है ये बोलता है कि एनर्जी कैन neither be created nor destroyed। एनर्जी को आप क्रिएट नहीं कर सकते, ना ही आप इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इट कैन ओनली ट्रांसफॉर्म्ड, इट कैन ओनली it can only transformed in one form from another। So that means, इसका मतलब है कि अगर आप एनर्जी को क्रिएट नहीं कर सकते, ना ही आप इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, इसका मतलब एनर्जी कांस्टेंट है। तो हम आगे लिखते हैं, सो दैट मीन्स मैकेनिकल एनर्जी इज कांस्टेंट if the force acted on system is conservative। समझेंगे इसको, इसका मीनिंग क्या होता है, कंजर्वेटिव। ठीक है, तो समझते हैं कि एनर्जी ना ही आप क्रिएट कर सकते हैं, ना ही आप डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि एनर्जी कांस्टेंट होता है, और किसी भी बॉडी का या किसी भी सिस्टम के पास जो मैकेनिकल एनर्जी होती है वो उसकी काइनेटिक एनर्जी और उसकी पोटेंशियल एनर्जी का सम होता है। आगे लिखा है कि मैकेनिकल एनर्जी इज कांस्टेंट इफ द फोर्स एक्टेड ऑन सिस्टम इज कंजर्वेटिव। इसका मतलब ये है कि आप फोर्स लिखा है कि कंजर्वेटिव, अगर किसी भी सिस्टम पे कंजर्वेटिव फोर्स वर्क कर रहे हो। कंजर्वेटिव फोर्स किसको बोलेंगे, एक ऐसा फोर्स जो पाथ पे डिपेंड ना करे। कंजर्वेटिव फोर्स की खासियत होती है कि वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता। जैसे कि फ्रिक्शनल फोर्स, एग्जांपल लेते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। एग्जांपल फ्रिक्शनल फोर्स, अगर आप फ्रिक्शनल फोर्स को देखें, फ्रिक्शनल फोर्स हिंदी में बोलते हैं इसको घर्षण बल। घर्षण बल जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है ये पाथ पे डिपेंड करता है, पाथ पे कि पाथ कैसा है, किस पाथ के थ्रू आप जा रहे हैं, तो ये फ्रिक्शनल फोर्स पाथ पे डिपेंड करता है। तो कंजर्वेटिव फोर्स जो होता है एक ऐसा फोर्स होता है जो ओनली डिपेंड करता है इनिशियल पोजीशन पे और फाइनल पोजीशन पे। तो कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में लिख लेंगे हम लोग। सेकेंड पॉइंट, पहला पॉइंट लिखेंगे ये हुआ एनर्जी कंजर्वेशन रूल, ये रूल हो गया। सेकेंड पॉइंट लिखेंगे कंजर्वेटिव फोर्स मीन्स, कंजर्वेटिव फोर्स means the force which depends only on
इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, मतलब एक ऐसा फोर्स जो केवल ऑब्जेक्ट के इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करे, मतलब इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में वो किस तरीके से फोर्स लग रहा है उस पर डिपेंड ना करे, केवल प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पर निर्भर करे, उसको हम बोलेंगे कंजर्वेटिव फोर्स। और इसका एक एग्जांपल है, कंजर्वेटिव फोर्स का एग्जांपल है ग्रेविटेशनल फोर्स, जो हम पढ़ रहे थे, ग्रेविटेशनल फोर्स। इतना आप लिखेंगे, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। सर नीचे का नहीं दिख रहा है। ओके, एक मिनट। अब दिखा गया? हेलो, यस सर। क्लियर हुआ पूरा? जो आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है पूरा क्लियर दिखाई दे रहा है क्या? ब्लर दिख रहा है सर। ठीक है, क्लियर? नहीं सर। क्या प्रॉब्लम आ रहा है बताएंगे आप लोग? आपको वर्ड्स छोटे दिखाई दे रहे हैं या फिर नीचे का कुछ पार्ट कट दिखाई दे रहा है? हेलो, आपको ब्लर वर्ड दिख रहा है सर। क्या बोल रहे हैं? ब्लर दिख रहा है सर। क्लियर दिख रहा है ना? ठीक है। जी। तो देखते हैं आगे। आगे देखते हैं। अब जो स्टेटमेंट लिखा है उसका मतलब ये है, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन रूल, ये बोलता है, जो हमने लिखा, जो शॉर्टकट में लिखा हम लोगों ने, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन रूल, ये बोलता है कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी आप बोल रहे हैं कांस्टेंट। अगर टोटल मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट है, और आप जानते हैं कि मैकेनिकल जो एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम होता है। काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी का सम होगा मैकेनिकल एनर्जी, मतलब टोटल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी आप जानते हैं, जब भी कोई बॉडी मूवमेंट करता है, एक वेलोसिटी उसके पास होता है, तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी होती है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? किसी भी बॉडी में जो एनर्जी होती है, जब भी कोई बॉडी स्टेशनरी पोजीशन पे होता है और उसकी बॉडी में जो भी एनर्जी होती है उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर हमारे पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को पढ़ें हम, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ये पोटेंशियल एनर्जी है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को हम पढ़ें तो
अगर आपके पास दो मास के टुकड़े हैं, एक का मास है m1, एक का मास है m2, और ये कुछ इस तरीके से रखे गए हैं, और इनके बीच का डिस्टेंस अगर r है, तो इस पूरे सिस्टम का जो पोटेंशियल एनर्जी होगा, मतलब इस पूरे सिस्टम में जो भी एनर्जी होगी उसी हम बोलेंगे हम पोटेंशियल एनर्जी। और इस पोटेंशियल एनर्जी को हम U से रिप्रेजेंट करते हैं, U। और इस सिस्टम का जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो होगा -G m1 m2 अपॉन द डिस्टेंस बिटवीन द टू मासेस, मतलब r। और आप काइनेटिक एनर्जी जानते हैं, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, हाफ m v स्क्वायर। v का मतलब क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। v होगा आपका वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल तो एक एग्जांपल लेते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आपने एक बॉल को, एक गेंद को हवा में से छोड़ा, हवा में से छोड़ेंगे तो क्या होगा, ये सरफेस पे जाके गिरेगा। तो अगर एक गेंद है जिसको आप हवा से ऐसे गिरा रहे हैं, हवा में आप ऐसे पकड़ के छोड़ रहे हैं, तो जैसे ही छोड़ेंगे स्टार्टिंग टाइम में क्या होगा, इसका स्पीड क्या होगा, स्पीड इसका 0 होगा। अगर इसकी स्पीड स्टार्टिंग टाइम पे 0 है, मतलब इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, काइनेटिक एनर्जी इस पोजीशन पे अगर आप छोड़ेंगे तो इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी 0। आपने छोड़ा तो ये मूवमेंट करेगा नीचे की ओर और यहाँ आके गिरेगा। जब ये गिरेगा तो इस पॉइंट पे इसका वेलोसिटी 0 नहीं होगा, कुछ और होगा, मतलब एक हाईएस्ट स्पीड होगा जब ये अर्थ को टच कर रहा होगा, अर्थ की सरफेस को टच कर रहा होगा। तो यहाँ इस पोजीशन पे इसकी काइनेटिक एनर्जी 0 नहीं होगी। अगर ये बॉडी स्टेशनरी है और इसी पास एक एनर्जी है तो काइनेटिक एनर्जी 0 हो गया, तो वो जो एनर्जी होगी उसको हम बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे होगा नॉट इक्वल टू 0। जब यही पोटेंशियल एनर्जी, जब ये गेंद अर्थ की सरफेस को टच करेगी तो ये पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, और काइनेटिक एनर्जी हो गया नॉट इक्वल टू 0, और यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी है इसकी हो जाएगी 0, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी अगर इस टुकड़े का मास m है तो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होगा mg इंटू एच। h क्या है, h इसका हाइट। अगर इसका हाइट h है और ये h हाइट पे रखा हुआ है तो इस पे एक फोर्स काम कर रहा होगा mg, और इस फोर्स की वजह से इस पे जो एनर्जी होगी, स्टोर होगी एनर्जी, उसको ही बोलेंगे हम पोटेंशियल एनर्जी। तो mg फोर्स लग रहा है इस पे और इसका हाइट है h, तो यहाँ पे एनर्जी कितना आएगा mgh। अब ये हाइट यहाँ पे क्या हो गया, हाइट यहाँ पे हो गया 0, मतलब यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया 0। इसका मतलब ये है, अगर इस पूरे सिस्टम को समझे हम, आपने गेंद को छोड़ा तो गेंद में जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो नॉट इक्वल टू 0 थी, मतलब 0 नहीं थी। इसमें इसका वेलोसिटी कितना था स्टार्टिंग में 0, तो इसका वेलोसिटी अगर स्टार्टिंग में 0 है तो काइनेटिक एनर्जी भी हो 0। और जब ये गेंद जब अर्थ की सरफेस को टच कर रही होगी तो इसके पास एक खुद का एक स्पीड होगा v, और जो नॉट इक्वल टू 0 होगी। अगर v नॉट इक्वल टू 0 है तो हम देख रहे हैं काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है हाफ mv का स्क्वायर। v अगर नॉट इक्वल टू 0 है तो काइनेटिक एनर्जी भी नॉट इक्वल टू 0 होगा, और यही काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी का कन्वर्जन फॉर्म होगा। तो यहाँ पे अगर पोटेंशियल एनर्जी हम निकालें तो mgh, अब इसकी हाइट कितनी होगी अर्थ से 0, मतलब पोटेंशियल एनर्जी अब यहाँ पे होगी 0, मतलब कि काइनेटिक एनर्जी ही पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो देखते हैं यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। जब भी हमारे पास दो मास के टुकड़े हों जिनका मास m1 हो और m2 हो और उनके बीच का डिस्टेंस r हो, तो इस पूरे सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, जो ये सिस्टम स्टोर करके एनर्जी को रखा होगा, उसे बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी, और इसे हम u से रिप्रेजेंट करेंगे, और इसकी वैल्यू होगी -g इंटू m1 इंटू m2 अपॉन द डिस्टेंस बिटवीन द टू
मासेस मतलब आर। अब इस थ्योरम पे बेस्ड हम एक एग्जांपल करेंगे ताकि और क्लियर हो जाएगी ये थ्योरम। के इसका मतलब होता है काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। पीई इसका मतलब होता है पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। हिंदी में बोलेंगे गतिज ऊर्जा, क्योंकि वस्तु की गति की वजह से उत्पन्न हुआ है। पोटेंशियल एनर्जी मतलब स्थितिज ऊर्जा, वस्तु की स्थिति की वजह से जो उसमें ऊर्जा निहित होती है उसे हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। अगर हम ऊपर वाले को मिटा दें और एक क्वेश्चन नोट करें। क्वेश्चन है हमारे पास अभी दो मास हैं। मास है और इनका मास का वैल्यू है m, इसका मास भी है m, और इनके बीच का डिस्टेंस आपको दिया गया है 2r, 2r के बराबर। क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन ये है, when the two masses is free from the above state, मतलब अगर इस सिस्टम को जिनके बीच का डिस्टेंस 2r है फ्री कर दिया जाए, देन above state, देन फाइंड आउट the velocity when the distance becomes r। फाइंड आउट द वेलोसिटी, किसकी वेलोसिटी? देखो वेलोसिटी किसकी वेलोसिटी होगी? इन दोनों की वेलोसिटी। जब आप इस m मास के टुकड़े को 2r डिस्टेंस पे रखते हैं और इसको आप फ्रीली छोड़ देते हैं तो क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे पे एक अट्रैक्टिव फोर्स लगाएंगे जिसकी वजह से ये एक दूसरे की ओर आते हुए दिखाई देंगे। जब ये एक दूसरे की ओर आएंगे और इनके बीच का डिस्टेंस मान लीजिए, तो ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स इनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा, धीरे धीरे कम होता जाएगा। और कम होकर अगर ये पहुंच गए कुछ इस तरीके से m r डिस्टेंस पे, ये भी है। अब अगर फाइनल स्टेट में जब इनका बीच का डिस्टेंस r हो गया तो आपको बताना है कि किस वेलोसिटी से ये दोनों एक दूसरे के नज़दीक आ रहे हैं। इनकी वेलोसिटी इक्वल होगी। क्यों इक्वल होगी? क्योंकि दिया गया है कि दोनों का मास क्या है, इक्वल। दोनों का मास अगर इक्वल है तो इनकी वेलोसिटी भी इक्वल होगी। अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा, कैसे निकालेंगे सॉल्यूशन। तो हमने पढ़ा था अभी कि जो एनर्जी है, टोटल एनर्जी, वो कांस्टेंट होती है। अगर टोटल एनर्जी कांस्टेंट है मतलब फिक्स है, तो हम टोटल एनर्जी का मतलब होता है सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड मैकेनिकल एनर्जी, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी।
तो होगा काइनेटिक एनर्जी 1, 1 मतलब पहले कंडीशन में जब आपने छोड़ा, पोटेंशियल एनर्जी 1, ये हो गया टोटल एनर्जी। अब फाइनल कंडीशन में क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी 2 प्लस पोटेंशियल एनर्जी 2, ये बना। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये डायग्राम आप बनाएंगे। काइनेटिक एनर्जी 1, जब आपने इसको छोड़ा था तो उस टाइम पे इसकी स्पीड क्या थी, 0। इस टाइम पे इसका स्पीड आपने छोड़ा था, जब आप छोड़ोगे तो वो स्टार्टिंग पोजीशन से धीरे धीरे ये नज़दीक आएंगे ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। स्टार्टिंग वेलोसिटी इसका कितना था, 0। अगर स्टार्टिंग u मतलब इनिशियल वेलोसिटी, इसको लिखेंगे इनिशियल वेलोसिटी। अगर इनिशियल वेलोसिटी को हम u लिखते हैं तो इस u का वैल्यू कितना होगा, 0। दोनों का u कितना होगा, 0। अगर u का वैल्यू 0 है तो काइनेटिक एनर्जी 1 की वैल्यू कितनी होगी, हाफ m इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। वेलोसिटी कितना है, 0, तो आपको मिलेगा 0 जूल। एनर्जी का यूनिट होता है जूल, तो आप लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू 0 जूल। अब देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी स्टार्टिंग में कितना होगा, PE1। जब दो पार्टिकल जिनका मास m हो, इनके बीच का डिस्टेंस 2r हो, तो इनकी पोटेंशियल एनर्जी को लिखा जाएगा -g इंटू m अपॉन डिस्टेंस बिटवीन देम 2r। मतलब ये बन जाएगा -g m² अपॉन 2r। सिमिलरली अगर काइनेटिक एनर्जी लिखें 2 का, तो हम लिखेंगे अगर हम काइनेटिक एनर्जी 2 लिखें तो इस कंडीशन में आपको दिखाई देगा हाफ m इंटू वी का स्क्वायर, प्लस इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ m v का स्क्वायर, प्लस इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ m v का स्क्वायर। दोनों जुड़ के क्या बन जाएगा, 2 इंटू हाफ सर क्लियर नहीं दिख रहा है। एक मिनट, ऊपर का क्लियर दिख रहा है क्या, ऊपर का क्लियर दिख रहा है आपको, हेलो, ऊपर का क्लियर दिख रहा है आपको। यस सर। अभी क्लियर दिखाई दिया, अभी क्लियर दिखाई दे रहा होगा आपको। फिर से स्टार्ट करते हैं। अगर हम लिखें इस टाइम पे हमने काइनेटिक एनर्जी, स्टार्टिंग का काइनेटिक एनर्जी निकाल लिया, स्टार्टिंग का पोटेंशियल एनर्जी निकाल लिया। अब जब फाइनल स्टेट में जब इनके बीच का डिस्टेंस r रह गया और वेलोसिटी v हो गया, तो हम निकालेंगे काइनेटिक एनर्जी 2। इस टाइम पे काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ इंटू m इंटू वी स्क्वायर प्लस हाफ इंटू m इंटू वी स्क्वायर। ये जुड़ने के बाद बनेगा 2 टाइम्स ऑफ हाफ m v का स्क्वायर। 2 और 2 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, आंसर आया m v का स्क्वायर। तो इस तरीके से हमने काइनेटिक एनर्जी निकाल लिया स्टार्टिंग का, काइनेटिक एनर्जी निकाल लिया सेकेंड स्टेट का, पोटेंशियल एनर्जी निकाल लिया स्टार्टिंग का। अब निकालेंगे पोटेंशियल एनर्जी सेकेंड स्टेट का। सेकेंड स्टेट मतलब फाइनल स्टेट। अगर फाइनल स्टेट का पोटेंशियल एनर्जी निकालें तो हम लिखेंगे पोटेंशियल एनर्जी 2 इक्वल टू -g m अपॉन r -g m² अपॉन r। तो हमें इस इक्वेशन में टोटल एनर्जी इक्वल टू कॉन्स्टेंट में काइनेटिक एनर्जी 1 मिल गया, काइनेटिक एनर्जी 2 मिल गया, पोटेंशियल एनर्जी 1 मिल गया, पोटेंशियल एनर्जी 2 मिल गया। अब इनकी वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करेंगे। पुट करने के बाद ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। काइनेटिक एनर्जी 1 कितना है, 0, मैं लिखा 0, प्लस पोटेंशियल एनर्जी 1 कितना है,
माइनस जी एम स्क्वायर अपॉन 2r इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी 2 कितना है एम वी स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी 2 कितना है माइनस जी एम स्क्वायर अपॉन आर। अगर हम इसको सॉल्व करें तो हम पाएंगे एम वी स्क्वायर का वहीं छोड़ दो, इसको इधर लेके जाओ तो आपको मिलेगा जी एम स्क्वायर अपॉन आर, ये माइनस है जी एम स्क्वायर अपॉन 2r। इसको आगे सॉल्व करें तो एम वी स्क्वायर का एम वी स्क्वायर आएगा, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो जी एम स्क्वायर अपॉन आर कॉमन निकलेगा, बचेगा क्या 1 माइनस 1 अपॉन 2। इसको अगर और आगे सॉल्व करें तो आपको दिखाई देगा जी का जी एम स्क्वायर अपॉन आर का आर, 1 में हाफ माइनस करेंगे आंसर आएगा हाफ, तो आंसर आपका फाइनल आ गया जी एम स्क्वायर अपॉन 2r। देखते हैं आगे इसको, तो फाइनल एक्सप्रेशन आपका निकल के आया एम वी स्क्वायर इक्वल टू जी एम स्क्वायर अपॉन 2r। तो एक एम यहाँ से घटेगा, एक एम यहाँ से घटेगा, एक एम बच गया, तो आंसर आया वी की वैल्यू, वी स्क्वायर का वैल्यू जी एम अपॉन 2r। तो वी वेलोसिटी का वैल्यू निकल गया रूट ओवर जी एम अपॉन 2r। तो ये वो स्पीड है जब दोनों पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस r रह गया और स्टार्टिंग में हमने छोड़ा था तो उनके बीच का डिस्टेंस 2r था, तो ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स दे अट्रैक्ट टू ईच अदर, और इनके बीच के जो डिस्टेंस जब r था तो उस टाइम पे वेलोसिटी का ये फार्मूला निकल गया रूट ओवर जी एम अपॉन 2r। तो ये हमने कैसे निकाला, ये हमने निकाला मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन रूल से, जो कि होता है सम ऑफ टोटल एनर्जी इक्वल टू कांस्टेंट, मतलब काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी जो स्टार्टिंग में होगी वही सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी किसी भी स्टेट में होगी। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन जिसे हम बोलते हैं जी। जी क्या होता है? एक्सीलरेशन का मतलब क्या होता है? रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। तो एक्सीलरेशन होता है ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। ग्रेविटी की वजह से, ग्रेविटी किसकी प्रॉपर्टी होती है? अर्थ की। तो ग्रेविटी की वजह से जो ऑब्जेक्ट नीचे की ओर खींची चली आती है उसका जो एक्सीलरेशन होता है उसे हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन जी। इसकी वैल्यू एट नियर
एट नियर सरफेस ऑफ अर्थ, एट नियर सरफेस ऑफ अर्थ, एट नियर सरफेस ऑफ अर्थ, जी की वैल्यू दी जाती है जी एम अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पे जो एम है वो एम ई है, एम ई का मतलब मास ऑफ अर्थ, आर है, ये आर क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ, लिख देते हैं एम ई मास ऑफ अर्थ, आर ई को लिखेंगे रेडियस ऑफ अर्थ। सो अगर इसका अगर एक डेफिनेशन लिखना चाहें एक लाइन में तो हम लिखेंगे ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स any body falling on earth surface due to gravitational force, any body falling on earth surface, the earth surface, the acceleration, the acceleration to which the acceleration to which it attains is called as gravitational acceleration. तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से कोई भी बॉडी जो कि अर्थ की सरफेस की ओर खींची चली जाती है या फिर गिरती है उस पर, तो उसकी जो ग्रेविटी होती है उसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। और इसकी जो वैल्यू होती है नियर सरफेस ऑफ अर्थ दी जाती है जी इक्वल टू जी एम अपॉन आर ई स्क्वायर। मतलब अगर हम एक सरफेस अर्थ बनाएं, ये मान लीजिए हमारा अर्थ है और मान लीजिए इस अर्थ पे एक बॉडी है, तो नियर सरफेस इसका रेडियस है आर ई। तो नियर सरफेस जो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन जो होगा, ग्रेविटी जो होगी वो होगा जी एम अपॉन आर ई का स्क्वायर। आर ई का स्क्वायर क्यों? क्योंकि डिस्टेंस इसका सेंटर ऑफ अर्थ से कितना है, आर ई से आर ई का स्क्वायर। तो अगर इस फार्मूले को अगर आप देखें जी इक्वल टू जी एम अपॉन आर ई का स्क्वायर, इस फार्मूले को देखें तो जी जो है डिपेंड किस पे कर रहा है, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ, आर ई का स्क्वायर। जी जो है डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है, डिस्टेंस कहाँ से, सेंटर ऑफ अर्थ से। मतलब अगर इस ऑब्जेक्ट को लेके आप जाएं ऊपर आसमान में तो क्या होगा, इसका जो डिस्टेंस है इसके सेंटर से बढ़ेगा। मान लीजिए आप लेके गए एच हाइट पे, यहाँ कहीं इसको लेके गए, इस ऑब्जेक्ट को यहाँ कहीं लेके गए एच हाइट पे, तो जी का वैल्यू क्या बन गया, जी डैश इक्वल टू क्या बन गया, जी एम ई मतलब मास ऑफ अर्थ, और डिस्टेंस कितना हो गया टोटल, आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। तो आप देख पा रहे हैं कि जो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है जिसको हम जी बोलते हैं, जी डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है और ड्यू टू डिस्टेंस जी की वैल्यू चेंज हो रही है। तो जो ग्रेविटी है 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, एक तो डिस्टेंस, एक तो डेप्थ
ऑफ अर्थ एंड रोटेशन ऑफ अर्थ, देखेंगे कि किन किन फैक्टर पे कैसे ये डिपेंड करता है। इतना लिख लीजिए आप। तो कुछ पॉइंट्स लिखते हैं। ग्रेविटी मतलब जी चेंजेस विथ, फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, विथ चेंज इन, विथ चेंज, विथ चेंज ऑफ हाइट, विथ चेंज ऑफ लिखेंगे हाइट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हमने देखा यहाँ पे जैसे हमने हाइट ऑब्जेक्ट का चेंज किया, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू चेंज हो गई। सेकेंड लिखेंगे जी की वैल्यू चेंज होती है विथ चेंज इन, विथ चेंज इन डेप्थ। मतलब अगर आप अर्थ की सरफेस के नीचे गहराई में लेके जाएं ऑब्जेक्ट को, तो भी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो उस पर वर्क कर रहा होगा वो भी चेंज होगा। थर्ड, ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ, ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ, मतलब अर्थ के रोटेशन की वजह से भी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का वैल्यू चेंज होता है। अब एक पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। हमने देखा था फर्स्ट पॉइंट हमने लिखा है विथ चेंज ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, पहला पॉइंट। अगर हम पहला पॉइंट को लिखें विथ चेंज ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, पहले ये ऑब्जेक्ट कहाँ पे था, सरफेस पे। अभी ये ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, एच हाइट पे है। तो एच हाइट पे है तो हमने जी डैश की वैल्यू क्या लिखा, जी एम ई अपॉन आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। अगर हम जी को जब वो सरफेस पे था उसकी वैल्यू को हम लिखे जी एम ई अपॉन आर ई का स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1 नाम दे। और जब वो सर एच हाइट पे आ गया, एच हाइट पे आ गया तो उस कंडीशन में जो जी है वो जी डैश बन गया, और जी एम ई अपॉन, अब जो डिस्टेंस है उस सेंटर ऑफ अर्थ से वो बन गया आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। अगर इसको हम इक्वेशन नंबर 2 नाम दें और इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 का डिवीजन करें तो आप पाएंगे जी अपॉन जी डैश एक साइड लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड आप पाएंगे जी एम ई अपॉन आर ई का स्क्वायर अपॉन जी एम ई अपॉन आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। तो जी और जी कैंसिल हो जाएगा, एम ई कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा फाइनल आंसर आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर अपॉन आर ई का होल स्क्वायर। तो ये हमारा एक्सप्रेशन है। इसको और आगे अगर सिंप्लीफाइड करने की कोशिश करें तो हम पाएंगे जी अपॉन जी डैश की वैल्यू आएगी, इसका भी स्क्वायर है इसका भी स्क्वायर है, तो हम इसको लिखेंगे आर ई प्लस एच अपॉन आर ई का होल स्क्वायर। मतलब इसको और आगे सिंप्लीफाइड करें तो हम इसको लिखेंगे आर ई अपॉन आर ई प्लस एच अपॉन आर ई का स्क्वायर। तो आर ई और आर ई कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 1 प्लस एच अपॉन आर ई का होल स्क्वायर। और इधर क्या आया आंसर जी अपॉन जी डैश।
तो यहाँ से हम लिख सकते हैं इस इक्वेशन से कि जी डैश की वैल्यू जो होगी, जी डैश की वैल्यू वो आएगी जी अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर ई का होल स्क्वायर। इसको ऊपर लेके जाएं तो ये दिखाई देगा 1 प्लस एच अपॉन आर ई का और -2 ऊपर का Yes, sir. दिख रहा है अभी। No, sir. दिख रहा है। ठीक है, ओके। तो जी डैश की वैल्यू जो है वो हमने यहाँ देखा, जी अपॉन जी डैश की वैल्यू आई 1 प्लस एच अपॉन आर ई का होल स्क्वायर। अगर इस इक्वेशन से हम आगे स्टेप में आगे बढ़ें तो जी डैश की वैल्यू को लिखेंगे जी डैश इक्वल टू जी अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर ई का होल स्क्वायर यहाँ आ जाएगा। अगर हम इसको ऊपर लेके जाएं तो जी का जी है 1 प्लस एच अपॉन आर ई का पावर कितना है 2, तो जो ऊपर जाएगा क्या आएगा -2। तो अगर यहाँ पे लिखें इफ अब देखो आप समझने की कोशिश करेंगे, जो ये हाइट है ये आप किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ की सरफेस से ऊपर लेके गए हैं, और जो ये आर ई है ये रेडियस ऑफ अर्थ है। तो रेडियस ऑफ अर्थ की जो वैल्यू होगी, जो रेडियस ऑफ अर्थ की जो वैल्यू होगी वो काफ़ी ज़्यादा होगी, बहुत ज़्यादा होगी हाइट की तुलना में, बहुत ज़्यादा होगी। जो हमारा अर्थ है वो बहुत बड़ा है तो उसका रेडियस भी बहुत बड़ा होगा, जो हाइट है उसकी कंपेरिजन में बहुत ही छोटा होगा। तो अगर ये अप्रोक्सीमेशन हम लिखते हैं तो हम इसको लिख सकते हैं, इस एक्सप्रेशन को जी डैश इक्वल टू जी 1, ये जो -2 है, जब ये अप्रोक्सीमेशन हम लगाएंगे तो ये जो पावर है ये आ जाएगा सामने। तो ये पावर जब सामने आएगा तो अब ये बनेगा -2h अपॉन आर ई। ये होता है अप्रोक्सीमेशन एनालिसिस, इसको बोलते हैं अप्रोक्सीमेशन एनालिसिस। अप्रोक्सीमेशन एनालिसिस, अप्रोक्सीमेशन हमने क्या किया कि अर्थ का रेडियस हाइट की तुलना में बहुत ज़्यादा है, तो अप्रोक्सीमेशन किए हम, तो पावर आ गया सामने में, तो इस -2 आ गया सामने, तो -2h अपॉन आर ई। तो ये बन गया फाइनल एक्सप्रेशन ग्रेविटी का। ये क्या है, जी डैश, जी डैश है ग्रेविटी एट हाइट h फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। और जी क्या है आपका, जी आपका है ग्रेविटी एट सरफेस ऑफ अर्थ, एट सरफेस ऑफ अर्थ। कितना लिख लेंगे आप लोग, सर तो एक चीज़ समझ में आ रहा है, स्क्रीन पे जो दिखाई दे रहा है लैपटॉप की स्क्रीन पे वो पूरा दिखाई दे रहा है ना, इस स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है पूरा, तो इस पर कुछ कटा हुआ दिखाई दे रहा है ऐसा थोड़ा बहुत आता है उसके जैसे। हाँ, नहीं इस पे ना पूरा दिखा रहा है, पूरा वाइट बोर्ड दिखा रहा है, और इस पे ना हल्का सा कटा हुआ दिखाई दे रहा है नीचे का। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ उसके ऊपर करो, ये जो हैंडल है वो। नहीं, तो ऊपर कर दिया मैं, फिर भी यहाँ से ना पूरा क्लियर है, हाँ, पूरा है, लेकिन यहाँ पे जो है ना थोड़ा सा ऊपर का और आया तो ठीक है, ठीक सही आ रहा है। ये ठीक है, दोनों उठाने से हो जा रहे हैं, बाकी हम दोनों में ना स्क्रीन मैसेज अलग कर रहे हैं। तो तारा से बीच में जाएगा।
तो इतना हम लोगों ने देखा कि जो ग्रेविटी है उसकी वैल्यू हाइट के साथ में कैसे चेंज होता है। तो अगर आप इस एक्सप्रेशन को देखें तो जैसे ही आप हाइट की वैल्यू बढ़ाएंगे, मतलब एच की वैल्यू आप ज़्यादा वैल्यू लेंगे, तो अब हाइट की वैल्यू अगर आप बढ़ाते, हाँ बोलिए। हेलो, ठीक है। तो देखेंगे आपको जी डैश की वैल्यू मिली G1 - 2h/RE। अगर आप इस एक्सप्रेशन को देखें तो आपके पास RE है, RE क्या होगा, फिक्स होगा, रेडियस ऑफ अर्थ। G है, G भी फिक्स होगा। क्यों G फिक्स होगा? क्योंकि G जो है एट नियर सरफेस ऑफ अर्थ ग्रेविटी है। तो G की वैल्यू क्या होती है, Gm/RE का स्क्वायर। तो इसमें G भी फिक्स है, M भी फिक्स है, RE भी फिक्स है, मतलब G की वैल्यू भी फिक्स है, RE की भी वैल्यू फिक्स है। हमारे पास क्या फिक्स नहीं है, ये है हमारे पास H मतलब हाइट। तो अगर आप हाइट की वैल्यू को चेंज करें तो आप पाएंगे हाइट की वैल्यू को बढ़ाने पे 1 माइनस जो नंबर आएगा ज़्यादा आएगा, और घटने के बाद जो नंबर आएगा वो कम होगा। इसका मतलब ये है कि इस एक्सप्रेशन समझें कि अगर आप इफ वी इंक्रीजेस हाइट, इफ वी इंक्रीजेस हाइट, मतलब अगर आप हाइट की वैल्यू को बढ़ाएं, अगर आप हाइट की वैल्यू को बढ़ाएंगे तो इस ये जो वैल्यू है ये वैल्यू आपको बड़ा मिलेगा। अगर ये वैल्यू बड़ा मिलेगा तो एक में जो वैल्यू घटेगा आंसर आपको छोटा मिलेगा। तो छोटा मिलेगा मतलब जी डैश की जो वैल्यू है वो आपको जी डैश डिक्रीजेस, मतलब घटता हुआ दिखाई देगा आपको। इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे आप ऊपर की ओर जाते हैं, सरफेस ऑफ अर्थ से जैसे जैसे आप ऊपर की ओर जाते हैं, आपको जो ग्रेविटी है उसकी वैल्यू क्या मिलती है, कम हो जाती है। या तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जी की वैल्यू क्या होती है, Gm/r का स्क्वायर। अगर आप रेडियस को मतलब डिस्टेंस को अगर आप बढ़ाएं, तो ग्रेविटी पे क्या असर पड़ेगा, इसकी वैल्यू होगी कम। क्यों? क्योंकि इन दोनों का रिलेशन कैसा है, ये दोनों आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं। मतलब आप डिस्टेंस अगर बढ़ाते हैं तो ग्रेविटी की वैल्यू कम होगी। ये रिलेशन भी यही बताता है कि अगर आप हाइट बढ़ाएं ऑब्जेक्ट की, तो जो ग्रेविटी मिलेगी जी डैश की वैल्यू डिक्रीजेस, मतलब जी डैश की वैल्यू यहाँ पे क्या मिलेगा, लेस देन जी। तो इसके आगे का हमने 2 पॉइंट और लिखा था। ये तो चेंजेस विथ हाइट है। हमने एक पॉइंट लिखा था चेंजेस विथ डेप्थ, और लिखा था ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ ग्रेविटी आल्सो चेंजेस। तो इसको हम कल पढ़ेंगे, टाइम ओवर हो चुका है। इसमें किसी को डाउट है तो बताएंगे आप लोग। ठीक है बच्चों, तो इसके आगे का क्लास हम कल कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू।